नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विपक्ष के हंगामे तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां अखिलेश यादव बंगाल हार के बाद ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंच गए। तो क्या है इस मुलाकात का मकसद, 2027 के यूपी चुनाव को लेकर क्या रणनीति बन रही है और अखिलेश की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, बताएंगे आपको विस्तार से। दूसरी खबर, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी राहत और देश विरोधी ताकतों के लिए वार्निंग है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर से जुड़े 2 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बड़े हमलों की साजिश रच रहे थे, पूरी कहानी बताएंगे आपको। तीसरी खबर उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम से है, जहां 4 धाम यात्रा के बीच एक संदिग्ध युवक के पास से धारदार हथियार बरामद हुए, जिससे पुलिस में भी हड़कंप मच गया। बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात रामपुर की, जहां आजम खान समेत 11 पर अमर्यादित टिप्पणी के केस में आरोप तय कर लिया गया है, जो सीधे सीधे आजम खान के लिए एक बड़ा झटका लगा है। बताएंगे आपको इस मामले की पूरी डिटेल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की तपती सियासत, जहां अखिलेश यादव बंगाल में ममता बनर्जी की भारी हार के बाद कोलकाता पहुंच गए और ममता दीदी से मुलाकात की। लखनऊ के चार्टर्ड प्लेन से सुबह रवाना हुए अखिलेश दोपहर में कोलकाता पहुंचे। ये मुलाकात हार के बाद सहानुभूति देने या 2027 यूपी चुनाव की सियासी रणनीति बनाने की है, लेकिन विपक्षी दलों की ये कोशिश देखकर साफ लगता है कि अखिलेश पहले से ही 2027 को लेकर काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। बीजेपी ने बंगाल में ममता की 15 साल पुरानी सत्ता को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अब अखिलेश को डर सताने लगा है कि यूपी में भी उनका पीडीएफ फॉर्मूला कहीं फेल हो जाएगा, इसीलिए वो ममता के पास दौड़े भागे गए हैं। इससे पहले फोन पर बात हो चुकी थी। अब आमने सामने बैठक में दोनों नेता 2027 की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। अखिलेश ने ममता को नैतिक समर्थन देने की बात कही है, लेकिन असल में ये विपक्षी एकता को किसी तरह बचाने की कोशिश नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश को ममता से सीखना है। बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद अखिलेश का ये दौरा उनके लिए एक बड़ा सबक होना चाहिए था, लेकिन सपा अध्यक्ष अभी भी पुरानी राह पर ही चल रहे हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि बीजेपी विकास, अच्छे शासन और हिंदुत्व के मजबूत एजेंडे के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। इस मुलाकात से एक बात तो साफ हो गई है कि अखिलेश 2027 में अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। वो गठबंधन के सहारे सत्ता हासिल करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बंगाल का नतीजा तो साफ बता रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। पुरानी पार्टियां और उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स पर अब काम नहीं चल सकता। अखिलेश को अगर कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि जनता के मुद्दों पर काम करो, वादों पर काम करो। सिर्फ गठबंधन और वोट बैंक के सहारे सत्ता नहीं मिलती। अगली खबर यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी की है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आईएसआई से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकी दानियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बड़े हमले की साजिश रच रहे थे। बाराबंकी के दानियाल अशरफ और कुशीनगर के कृष्णा मिश्रा सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर्स के संपर्क में आए थे। एटीएस की टीम ने इनके फोन चेक किए तो पाकिस्तानी नंबर सेफ मिले। वीडियो कॉल और वॉइस नोट भी बरामद हुए, जिनमें देश विरोधी बातें की गई थी। इनके पास से देसी पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल फोन भी मिले हैं। पहले भी एटीएस ने ऐसे 2 आतंकियों को पकड़ा था। अब ये सिलसिला जारी हो गया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन युवाओं को इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रमित करके स्लीपर सेल बना रहे हैं।
आर्थिक लालच देकर उन्हें हमले के लिए तैयार कर रहे हैं। ये युवा संवेदनशील जगह, पुलिस स्टेशनों और अधिकारियों पर हमले की साजिश में शामिल थे। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह दोनों संदिग्ध आतंकियों का हाथ पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। यही नहीं, वो दो आतंकी जो पाकिस्तान से कमांड लेकर भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे, अब एटीएस की गिरफ्त में आ गए हैं। एटीएस की एक्टिवनेस ने पाकिस्तान के मंसूबों पर लात मारकर इन आतंकियों को दबोच लिया है। ये गिरफ्तारी यूपी की सुरक्षा व्यवस्था की ताकत दिखाती है। योगी सरकार में एटीएस और पुलिस लगातार ऐसे नेटवर्क को तोड़ रही है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। युवाओं को सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट से दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ये मामला दिखाता है कि पाकिस्तान हार नहीं मान रहा है, वो भारत में अशांति फैलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन यूपी पुलिस, एटीएस और प्रधानमंत्री मोदी हर तरफ से अलर्ट नजर आ रहे हैं, किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। एटीएस की ये कार्रवाई युवाओं के लिए भी चेतावनी है कि गलत रास्ते पर चलने से पहले सोच लो, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में सुरक्षा चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक के पास 2 धारदार हथियार और 2 खिलौना बंदूकें बरामद हुई। जी हाँ, 4 धाम यात्रा चल रही है, भक्तों की भारी भीड़ है। ऐसे में यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये मंदिर जा रहे हैं, सुबह से दिक्कत नहीं है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है। प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया, यानी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है। युवक बिना किसी आईडी के टेंट में ठहरा हुआ था। टेंट संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। केदारनाथ जैसे पवित्र और संवेदनशील स्थल पर हथियार लेकर घूमना बेहद गंभीर मामला है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है कि कहीं कोई बड़ा प्लान तो नहीं था। 4 धाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, फिर भी ऐसे संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी चिंता बढ़ाती है। योगी सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों ही श्रद्धालु और यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रही है। भक्त बेफिक्र होकर दर्शन करें, पुलिस पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात रामपुर की। सपा नेता आजम खान समेत 11 लोगों पर जया प्रदा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के केस में आरोप तय कर दिए गए हैं। कोर्ट ने सभी पर आरोप फ्रेम कर दिया है। आजम खान रामपुर जेल से और अजहर खान बिजनौर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अगली सुनवाई 20 मई को होगी। ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब रामपुर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान जया प्रदा के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अश्लील भाषण दिए गए थे। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस घटना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब कोर्ट ने आईपीसी की धारा 504, 294 और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जेल से बाहर आने के सपने अभी अधूरे ही नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक केस में वो फंसते ही जा रहे हैं। सपा के इस कद्दावर नेता पर अब अदालत में गवाहों के बयान दर्ज होने वाले हैं। ये झटका सपा के लिए बड़ा है, क्योंकि आजम खान को पार्टी अपना मास्टर स्ट्रैटेजिक मानती रही है, लेकिन बार बार कोर्ट में पेशी और आरोप तय होने से उनकी सियासी ताकत पर भी सवाल उठ रहे हैं। रामपुर की सियासी पिच पर आजम खान का दबदबा कभी बहुत मजबूत माना जाता था, लेकिन लगातार कानूनी उलझनों ने उनकी छवि को काफी प्रभावित किया है।
सपा नेतृत्व अब भी आजम को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से साफ है कि कानून अपनी राह पर चल रहा है। ये मामला सपा के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आजम खान लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो पार्टी को रामपुर और आसपास के इलाकों में अपना वोट बैंक संभालने में दिक्कत हो सकती है। कानून के सामने सब बराबर है, कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, गलती करने पर जवाबदेह तो बनना ही पड़ेगा। चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। सियासत हो या सुरक्षा, अपराध हो या कानूनी कार्रवाई, हम लगातार आपके लिए सारी खबरें लेकर आते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।